नमस्कार। जब देश इंतजार कर रहा था कि सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदला लेगी, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में घुसकर युद्ध का ऐलान करेगी, उस बीच सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया है। जब मांग आतंकवाद पर वार की थी, तब सप्लाई सरकार ने जातिगत जनगणना की है। तो आखिर जातिगत जनगणना है क्या? क्यों इस समय सरकार को जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान करना पड़ा? इससे समाज को क्या फायदा है? इससे भाजपा को क्या फायदा है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज योगेंद्र यादव जी हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, जब योगी, मोदी, शाह सब जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे, तब जातिगत जनगणना में ऐसा क्या है जो भाजपा को झुकना पड़ गया? प्रज्ञा जी, अगर आप देखें कि बीजेपी वाले और आरएसएस वाले जातिगत जनगणना के बारे में क्या क्या कहा करते थे और मुझ जैसे लोग जो जातिगत जनगणना का समर्थन करते थे, हमें क्या क्या गालियां दिया करते थे। कहते थे देश तोड़ने की साजिश है, कहते थे ये जातिवादी लोग हैं, जो जाति व्यवस्था तोड़ने की बात करते हैं उनको जातिवादी कहा जाता था। और कहते थे आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे में अगर रातों रात यू टर्न होता है तो मैं तो समझता हूं उसका राजनीतिक कारण तो एक ही हो सकता है, और वो ये कि कांग्रेस ने और खास तौर पे राहुल गांधी ने इसे एकदम मिशन बना लिया, एकदम एजेंडा बना लिया और सरकार की नाक में दम कर दिया। तो जैसे किसानों ने किया था कि 13 महीने बैठ गए, छोड़ा नहीं, तो आखिर मोदी जी को घुटने टेकने पड़े। मैं समझता हूं कि ये मोदी सरकार को एक बार फिर घुटने टेकने पड़े। अब इनका घुटने जब टेकते हैं तब भी ये उसको एक रस्म बनाते हैं, घुटने टेकते हैं तब भी कहते हैं कि जैसे ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिल गया हो। ये सब तो होगा ही सामान्यतः, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को झुकने पे मजबूर किया है। अब इसकी टाइमिंग ये क्यों हुई है ये मैं पूरा समझ नहीं सकता, मगर मेरा एक मतभेद है उन तमाम लोगों से जो चाहते हैं कि एकदम रातों रात पाकिस्तान में घुस के कुछ कर दिया जाए। मेरा हमेशा मानना था और मैंने कहा भी था कि सरकार को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। जो पहलगाम में हुआ है वो आतंकी घटना, भारत पे हमला है, लेकिन सरकार को ये कहना कि इसलिए अब तुम जाओ, घर में घुसो, हमला करो, मोदी जी ने खुद इस तरह की अपेक्षाएं जगाई हैं। लेकिन ये सरकार को अगर स्पेस दिया जाए कि ठीक है, हमें भरोसा है सरकार पे, हमें भरोसा है सुरक्षा बलों पे, हमें भरोसा है डिप्लोमेसी पे, आप अपने तरीके से अपने टाइम से इस समस्या को सुलटा दीजिए। वो राष्ट्र हित में ज्यादा है, बजाय कि हम दिन रात कहें कि तुमने ये क्यों नहीं किया, कल तक करो। और अगर मोदी जी इसका इस्तेमाल अपने लिए कुछ टाइम परचेज करने के लिए कर रहे हैं, अगर देश को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कम से कम मैं शिकायत नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं, करो, आपको अगर इससे शांति मिलती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करना मोदी जी का पुराना खेल रहा है। पर इस डिस्ट्रैक्शन पे मुझे कोई इस बीच जातिगत जनगणना का ऐलान कर देगी भाजपा, जिस बात से शुरू से भाजपा भाग रही थी। नितिन गडकरी की बात करें तो उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, इस तरह की तमाम बयान हमने सुने। योगी आदित्यनाथ ने खुलकर विरोध किया, पूरी भाजपा इसका विरोध करती रही। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ जो अचानक से जातिगत जनगणना का ऐलान करना पड़ गया? कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या बिहार चुनाव में किसी तरह का फायदा होगा? क्या इस वजह से भाजपा ने जातिगत जनगणना का ऐलान करने की बात कही है? प्रज्ञा जी, ध्यान से देखें तो केवल ये अचानक नहीं हुआ है। आपको ध्यान होगा कि आरएसएस ने कुछ समय पहले स्टेटमेंट दिया था कि हमें जातिगत जनगणना से कोई ऐतराज नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते कि उसमें राजनीति न की जाए। तो मतलब भूमिका एक तरह से बन चुकी थी इस सब के लिए, और सरकार जो है धीरे धीरे अपना पैंतरा इसके ऊपर बदल रही थी। तो मोदी सरकार अंततः जातिगत जनगणना के लिए तैयार होगी, मुझे इससे हैरानी नहीं हुई। हाँ, टाइमिंग से मुझे हैरानी जरूर हुई। मैंने नहीं सोचा था कि इस वक्त किया जाएगा ये घोषणा। और कुछ चीजों पे अभी भी सावधानी की जरूरत है और कुछ बड़े सवाल अब भी पूछने की जरूरत है। जो मंत्री जी ने बयान देते हुए, वैष्णव जी ने बयान दिया और उन्होंने याद दिलाया कि 2010 में कांग्रेस ने धोखा किया था इत्यादि, भाजपा तो हमेशा ऐसा चाहती है। उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि 2001 में क्या हुआ था। मंडल लागू होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से सैंक्शन मिलने के बाद पहला सेंसस था 2001 में, जबकि जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी।
और उस वक्त उससे पहले यूनाइटेड फ्रंट्स की जो सरकार थी वो इस पे कैबिनेट नोट तैयार कर चुकी थी। रजिस्ट्रार जनरल जो थे M 19 साहब, उन्होंने इसके बारे में सिफारिश कर रखी थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में और आडवाणी जी के होम मिनिस्टर रहते हुए इस डिमांड को खारिज किया गया था। तो अगर कोई मूल अपराध है तो वो बीजेपी का है। कांग्रेस का अपराध ये है कि 2010 में जब संसद ने एक स्पष्ट राय दे दी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद जातिगत जनगणना को सेंसस के साथ करवाने की बजाय सेंसस से अलग कर दिया, जिससे कि ये खत्म हो जाना था। और ये बहुत बड़ी भूल थी ऐसा करना, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर हम भविष्य के सवाल पूछें, भविष्य की 3 तरह के प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं जो कि इस डिबेट को आगे लेके जाएंगे। पहला तो अभी भी सावधान रहने की जरूरत है कि क्या भाजपा वाकई पूरी जातिगत जनगणना करवाएगी या अधूरी करवाएगी। अधूरी से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसा आप जानती हैं कि SC और ST की जातिगत जनगणना हमेशा होती रही है। तो बीजेपी ये कह सकती है कि अब हम OBC की भी करवा देंगे, SC ST OBC, जिसका मतलब है कि अगड़ों की गिनती नहीं होगी, जातिवार गिनती नहीं होगी, SC ST OBC की होगी। इसे मैं अधूरी जातिगत जनगणना कहता हूं। और उससे नुकसान ये होगा कि देश में जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है उस वर्ग की कभी भी एक तरह की उसके आंकड़े हमारे सामने नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल कि ब्यूरोक्रेसी में और राजनीति में उच्च वर्ग के लोगों की कितनी ज्यादा हिस्सेदारी है वो पता चल जाएगा। इस तरह का डर भी होता है अंदर। एग्जैक्टली देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा विशेषाधिकार प्रिविलेज ये है कि मेरे प्रिविलेज के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ये मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि आप मेरे प्रिविलेजेस के बारे में सूचना इकट्ठी न कर पाए। यही तो सबसे बड़ा प्रिविलेज है। और इस देश का जो सत्ताधारी वर्ग रहा है, जिसे कई बार सवर्ण समाज बोला जाता है, जिसे कई बार उच्च जाति बोला जाता है, जो भी अलग अलग नामों से बोलें, उस वर्ग ने इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है। और इस देश में जातिवार जनगणना न होने देना दरअसल इसी विशेषाधिकार का एक हिस्सा था। तो मैंने बताया पहली चिंता ये है कि कहीं अधूरा जातिगत जनगणना ना हो जाए। दूसरा सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये कि सेंसस में जातिवार जनगणना करने से काम पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं हैं जो कि सेंसस में इकट्ठी नहीं की जाती। जैसे और कौन सी सूचनाएं? नंबर 1 जमीन। गांव में सबसे बड़ी चीज क्या है? जमीन। किसके पास कितनी जमीन है? सेंसस में जमीन रिकॉर्ड नहीं की जाती, नंबर 1। नंबर 2, कौन कितनी सरकारी पोस्ट पे है, किसको ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरी है, किसके IAS अफसर हैं, ये सारी सूचना सेंसस में कभी इकट्ठी नहीं की जाती। सेंसस सिर्फ पूछता है कि आप दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं कि आप नौकरी करते हैं। अब आप दिल्ली में एक अपार्टमेंट के सामने चौकीदार हैं या कि आप IAS ऑफिसर हैं, सेंसस के हिसाब से आप नौकरी कर रहे हैं। तो नंबर 2, ये चीज नहीं की जाती। नंबर 3, आपकी संपत्ति, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, ये सेंसस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपके पास दुकान है, छोटी दुकान है, फैक्ट्री के मालिक हैं, शेयर हैं, कंपनी में है, कंपनी के ओनर हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, सारा खेल तो इन्हीं चीजों में है ना। ये सेंसस में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। इसलिए सेंसस की सूचना जरूरी है लेकिन अधूरी है। इसलिए दूसरा सवाल जो हमें पूछना है कि क्या सरकार ये सारी सूचनाएं भी इकट्ठा करने को तैयार होगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भाई सेंसस तो सिर्फ ब्लड टेस्ट है ना, सेंसस तो खाली एक्सरे है। असली सवाल ये है कि एक्सरे के बाद इलाज करोगे कि नहीं करोगे। और वो इलाज का मतलब है कि क्या आज इस देश में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है उसमें उसके हिसाब से बदलाव करने के लिए सरकार तैयार है। और बदलाव में सबसे बड़ी अड़चन है 27% की लिमिटेशन, यानी कि 50% की जो सीलिंग लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या बीजेपी, अगर सेंसस से ये पता लगता है, जो कि मेरी अपेक्षा है कि होगा, अगर सेंसस से ये पता लगता है कि भाई OBC की संख्या 27% नहीं है, 45 है, 50 है, 52 है, जितनी भी है वो पता लगता, और अगर ये पता लगता है कि जो OBC हैं वो अपनी शैक्षणिक स्थिति में बहुत पिछड़े हुए हैं, तो क्या सरकार उनके लिए रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाएगी? ये सब सवाल हैं जिन पे अब चर्चा। ये बात राहुल गांधी ने भी उठाई, बिल्कुल ये बात राहुल गांधी ने भी कही है कि अगर ऐसा होता है तो हम इसकी मांग भी करेंगे। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ योगेंद्र यादव सर कि अगर यादव, मिश्रा, शर्मा, वर्मा, कनौजिया, चौरसिया, इन लोगों को ये पता चल जाता है कि इनके जात के लोग कितने हैं देश में,
तो यादव, मिश्रा, बनिया, चौरसिया, इन लोगों को क्या फायदा मिलेगा इससे? बहुत अच्छा किया आपने पूछा, क्योंकि एक भ्रांति ये है कि सेंसस का मतलब होता है सिर्फ गिनती कर लेना, कितने यादव हैं, कितने ब्राह्मण बिल्कुल, हाँ। हैं। अ, पहला तो इसका भी महत्व है। आप बिहार को देखिए, बिहार के बारे में, बिहार के अगर आप सवर्ण अगड़े लोगों से पूछते आज से 10 साल पहले कि आपकी आबादी कितनी है, तो आपको बताते 25-30% है। मुझे पता था ये सही नहीं है। मेरा अनुमान था कि 15 के करीब होगा, लेकिन जब सेंसस हुआ, सर्वे हुआ, तो पता है कितने निकले? 10.4। तो पहले तो इसका महत्व है, कौन कितना संख्या में है इसका महत्व है। ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है ये पता लगेगा, तो उसके हिसाब से पॉलिसी भी बदलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंसस केवल संख्या का अनुमान नहीं है। सेंसस सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल प्रोफाइल है। तो उससे ये पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश के चौरसिया जो लोग हैं, और उत्तर प्रदेश के यादव जो लोग हैं, और उत्तर प्रदेश के मिश्रा, क्योंकि यादव और मिश्रा यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए मैं बात कर लेता हूँ दोनों का नाम लेके, जो उसमें उत्तर प्रदेश के मिश्रा लोगों में कितने प्रतिशत लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कितने अनपढ़ हैं, नई पीढ़ी के कितने लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन की डिग्री पाए हुए हैं, कितने प्रतिशत घर हैं जिनमें बिजली है, जिनमें इंटरनेट की फैसिलिटी है, जिनमें एक कार है, स्कूटर है। ये सारी सूचना आपको सेंसस से मिलती है, जिसका मतलब है कि उसके बाद आप बता सकेंगे। यदि यादव और चौरसिया का मामला लें तो हम देख सकते हैं कि दोनों वैसे ओबीसी में हैं, लेकिन दोनों में से क्या कोई एक है जिसकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति दूसरे से बहुत अच्छी है? क्या ऐसा है कि ओबीसी के भीतर ही कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं, कुछ हैं जो कि अपेक्षाकृत काफी कमजोर स्थिति में हैं? क्या उसके लिए ओबीसी की कैटेगरी को हमें अलग अलग हिस्सों में बांटने की जरूरत है? और क्या ऐसा है कि कुछ ओबीसी के वर्ग हैं जो कि इतने सुविधा संपन्न अब हो गए हैं कि वो सामान्य नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों से भी बेहतर हैं? अगर हैं तो उनको भाई ओबीसी की लिस्ट से निकालना चाहिए, है ना? ये सारी सूचना मिलती है, और पूरे देश की जो सोशल पॉलिसी है। तो याद रखिए, सेंसस का मतलब गिनती नहीं है। शब्द जनगणना जो है ये हमें मिसलीड करता है, क्योंकि गिनती नहीं है, ये एक्सरे है। ये आपका सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक प्रोफाइल देगा। और प्रोफाइल अगर आप जानना चाहते हैं यादव का, तो आपको केवल उत्तर प्रदेश के यादव का पता नहीं लगेगा, आप जौनपुर के यादव का पता कर सकते हो। जौनपुर के अंदर अगर कोई एक तहसील है तो आप वहां का पता कर सकते हो। उसके आधार पर आप नीतियां बना सकते हो। और इससे समाज का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? समाज का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जाति व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। दुनिया भर में यदि आपको किसी एक विषमता को, किसी गैर बराबरी को खत्म करना है, तो उसका तरीका ये नहीं कि कबूतर की तरह आप आंख मूंद लो जब बिल्ली सामने आए। तरीका ये है कि आप उसको एक्नॉलेज करें, स्वीकार करें कि ये है। नंबर 2, आप उसको एन्यूमरेट करें, गिनना शुरू करें। और नंबर 3, आप उसको मॉनिटर करें। आज ये स्थिति है, जैसे मैंने कहा, क्या ऐसी कोई जातियां हैं जो 30 साल तक रिजर्वेशन का फायदा उठा के अब ऐसी पूरी जाति की स्थिति है जो कि सामान्य से बेहतर है? अगर है तो उसको खत्म कीजिए। तो ये जाति उन्मूलन की दिशा में कदम है जो बाबा साहेब चाहते थे, जो राम मनोहर लोहिया चाहते थे। जाति का उन्मूलन तब होगा जब हम जाति व्यवस्था को एक्नॉलेज करेंगे, देखेंगे कि है, और फिर ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो उसको खत्म करे, और हर 10 साल में उसको मॉनिटर करेंगे कि भाई कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। जिस दिन आरक्षण की जरूरत न पड़े, वो दिन भारत के लिए बहुत सुंदर दिन होगा, क्योंकि वो जाति व्यवस्था और उसकी विषमताओं के उन्मूलन का दिन होगा। बिल्कुल सर, आप राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं, इसलिए एक बात मैं और जानना चाहती हूँ कि इससे राजनीतिक फायदा किसे होगा? देखिए, तात्कालिक तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को हुआ है। हालांकि इसका श्रेय बिहार में तेजस्वी जी की सरकार को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। तो जितनी भी तात्कालिक रूप से देखें तो इन्हें फायदा है। थोड़ा और गहराई से देखें तो सामाजिक न्याय की जितनी भी शक्तियां इस देश में हैं, उन्हें फायदा हो सकता है। हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि होगा या नहीं अभी हम कह नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि राजनीति में खेल यही है कि भाई कौन कब्जा कर सकता है।
बीजेपी ने किया इस नियत से है कि बीजेपी पे जो दाग रहा है कि भाई ये तो केवल 2-3 अपर कास्ट की असली पार्टी है, आरएसएस के बारे में जो हमेशा एक समझ रही है कि इस देश में ब्राह्मणवादी वर्चस्व की का संगठन है, वो इस कलंक को धोना चाहते हैं और धोने के साथ साथ वो इन वोटों पर कब्जा करना चाहते हैं। अब ये तो खुली रसाकशी है, जो आगे करके दिखाएगा वो फायदा उठाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जो भी चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जो जो भी बात कहते हैं वो बात भाजपा को माननी ही पड़ती है? सारों पे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, क्यों देखिए ये दिखाता ही ऐसे है कि कई बड़े राजनीति मुद्दे में रहे, हाँ, चाहे कैपिटल एंट्री का मुद्दा हो, चाहे हम जनगणना की बात करें, जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी ने ही सबसे पहले उठाई थी। तो ऐसा क्या है कि भाजपा को मानना ही पड़ जाता ये है? दिखाता है कि आपको देश की नीतियां बनाने और बदलने के लिए प्रधानमंत्री होने की जरूरत नहीं है। आप विपक्ष में भी रहें, लेकिन अगर आप शिद्दत से, लगन से और अंदर ईमानदारी से किसी सवाल को उठाएं, तो दोस्तों वो विजयी होता ही होता है। राहुल गांधी के बारे में एक बात मुझे पक्का लगती है कि इस देश के जितने भी नेता हैं, तमाम नेताओं जिनको मेरे को जानने का सौभाग्य मिला है, जिसमें कई जो कि अंबेडकर के नाम पे राजनीति करते हैं, जो कई लोग जो दलित समाज की राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरी छवि ये है कि उन सब की तुलना में राहुल गांधी कहीं ज्यादा अंबेडकरवादी हैं, अपने मन से, अपने विचार से। और वो विचार यदि ईमानदारी से कहा जाए, राहुल गांधी मतलब एक तरह से हाथ धो के पीछे पड़ गए कि भाई करना ही है। लोग तो कह रहे थे अरे यार तू खुद जो छोड़ दे, अब तो छोड़ दे। पार्टी के अंदर से उबुआहट थी कि बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने किया और ये दिखाता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष इसलिए जोर बनाता रहा कि उनको लगता था कि भाजपा कभी कर नहीं पाएगी, लेकिन अब भाजपा ने कर दिया है तो ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए विपक्ष के लिए। अब ये तो देखिए फर्क इस पे उल्टा पड़ेगा तब यदि इससे ये तय ये होता है कि अगर विपक्ष कुछ करता नहीं है तो उल्टा पड़ ही जाएगा। पर अगर विपक्ष करता है, अगर इस देश में कांग्रेस ये मैसेज लेके जाने में कामयाब होती है कि भाई हमने करवाया, हमारी वजह से हुआ, और अगर वो इस एजेंडा को आगे पुश करती जाती है, जैसा राहुल गांधी ने कल ट्वीट करके किया है कि अच्छा अब ये बताओ इसका क्या होगा, अच्छा ये भी बताओ इस पे क्या करोगे, तो अगर कांग्रेस एजेंडा पुश करती रहती है, राहुल गांधी करते रहते हैं, तो बॉल उनके पास रहेगी। अगर ढील कर देते हैं तो नहीं रहेगी। अब ये तो उन्हें तय करना है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो जिस वक्त देश इंतजार कर रहा था आतंकवाद पर वार होगा, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा, उस वक्त सरकार ने कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है। तो क्या है जातिगत जनगणना, उससे किसे फायदा मिलेगा, समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन तमाम बातों पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सामर्थ्य दीजिएगा। नमस्कार।